Hey guys, welcome back to my channel Commerce and Management Studies. In the today's video, we are going to talk about lease financing. हम एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें हम फाइनेंशियल प्लानिंग या फाइनेंस से रिलेटेड वेरियस टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं. प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, सेबी क्या होती है, इन सब के बारे में डिस्कस किया है. इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस वन अगेन वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जिसका नाम है वेंचर कैपिटल. उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इस वीडियो में वी गोइंग टॉक अबाउट लीज फाइनेंसिंग. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अकाउंट्स में भी आता है, फाइनेंस में भी आता है. तो आज इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है. तो बेसिकली लीज फाइनेंसिंग, ध्यान से सुनिए, लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पर्सन जिसके पास एक एसेट है उसे हम बोलेंगे लेसर. वो अपनी एसेट किसी दूसरे पर्सन को यूज़ करने के लिए दे रहा है, उसे सेल नहीं कर रहा है, सिर्फ उसे यूज़ करने के लिए दे रहा है इन रिटर्न ऑफ सम पेमेंट्स, इन रिटर्न फॉर सम मंथली और रेगुलर पेमेंट्स. तो जो पर्सन इस एसेट को यूज़ कर रहा है उसे हम बोलेंगे लेसी. इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम लीज फाइनेंसिंग कहते हैं. तो यहाँ पे एक एसेट है एक पर्सन के पास जो उस एसेट को यूज़ नहीं कर रहा है ऑब्वियसली, तो वो इस एसेट को किसी दूसरे पर्सन को दे रहा है यूज़ करने के लिए इन रिटर्न फॉर सम मंथली पेमेंट्स. सो इट इज़ नॉट अ सेल कॉन्ट्रैक्ट, बट ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम एक एसेट को यूज़ करते हैं. तो द वन हु ओन्स द एसेट, ओनरशिप लेसर के पास ही रहेगी. तो द वंस हु ओन्स द एसेट इज कॉल्ड अ लेसर एंड द वन हु हैज़ द पोजेशन ऑफ द एसेट, जिसके पास एसेट है और उसे यूज़ कर रहा है पर ओनर नहीं है, उसे हम लेसी बोलेंगे, राइट. अब फीचर्स ऑफ लेसी क्या, फीचर्स ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट क्या बेसिक फीचर्स हैं. नंबर वन, इसमें एसेट का होना बहुत ज़रूरी है. जब तक एसेट नहीं है, बेसिकली लेसर और लेसी के बीच में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे यूजेज की बात हो रही है, तो ये लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. एसेट का होना बहुत ज़रूरी है. देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें एक लीज पीरियड डिफाइन होता है. इट कुड बी अ शॉर्ट टर्म और अ लॉन्ग टर्म पीरियड, वो बाद में डिस्कस करेंगे. इसमें पेमेंट्स ज़रूर होती हैं. इसमें रीन्यू या परचेज करने का ऑप्शन होता है. रीन्यू का मतलब है कि जब आपका वो लीज पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका लीज पीरियड रीन्यू होगा, या ओनर वापस से अपनी एसेट ले लेगा, या वो एसेट लेसी के पास चली जाएगी. ये सब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिसाइड होंगी, बट ऐसी कोई ना कोई एक कंडीशन ज़रूर होगी. एंड ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओनरशिप एट द एंड ऑफ द लीज कॉन्ट्रैक्ट किसके पास रहती है. सो दिस आर सर्टेन बेसिक फीचर्स ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट और हाउ यू आइडेंटिफाई अ लीज कॉन्ट्रैक्ट. अब यहाँ पे हम बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कि किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है. There are two types of lease contracts, operating lease and financial lease. And on the basis of method, कि किस तरीके से आपने लीज ली है, there are three methods: direct lease, sale and lease back and leverage lease. इन सबको समझेंगे इन डिटेल वन बाय वन. सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज की. अब यहाँ पे बेसिक मीनिंग है, आपने अपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा ऑपरेटिंग इनकम एंड फाइनेंशियल सोर्सेज. ऑपरेटिंग इनकम होती है आपकी रेगुलर इनकम जो डेली बेसिस पे आपकी हो रही है, तो बेसिकली शॉर्ट टर्म टाइप की. और फाइनेंशियल बड़ी चीज़ें होती हैं, ये फिक्स चीज़ें होती हैं, तो ये जनरली लॉन्ग टर्म होती हैं. तो बहुत सिंपल सा फंडा है. ऐसा लीज कॉन्ट्रैक्ट जो कि शॉर्ट टर्म के लिए है उसे हम ऑपरेटिंग लीज बोलेंगे, एंड ऐसा लीज कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है उसे हम फाइनेंशियल लीज बोलेंगे. अब ऐसे किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. सबसे पहले ऑपरेटिंग लीज की बात करते हैं. फर्स्ट टेक एन एग्जाम्पल. मेरी एक प्रिंटिंग प्रेस है, मुझे एक बड़ी सी मशीन चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, लेकिन अभी मेरे पास उतने फंड्स नहीं है कि मैं वो मशीन परचेज कर सकूं. तो मैं मैन्युफैक्चरर के पास जाती हूँ, मैं उसे कहती हूँ कि मुझे ये बड़ी सी मशीन चाहिए, आई वॉन्ट टू यूज़ इट फॉर 1 ईयर. आफ्टर 1 ईयर यू कैन टेक इट बैक फ्रॉम मी. फॉर द यूसेज ऑफ द मशीन आई विल गिव यू सम रेंटल पेमेंट्स. तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है. इसमें ओनर ऑफ द एसेट जो कि है वो मुझे अपनी एसेट यूज़ करने के लिए दे रहा है और मैं उसे मंथली पेमेंट्स दूंगी, एंड आफ्टर 1 ईयर आई विल गिव हिम बैक द एसेट. तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को हम ऑपरेटिंग लीज बोलते हैं. तो अब यहाँ पे फीचर्स देखिए. ऑपरेटिंग लीज एक शॉर्ट टर्म लीज है. जनरली ये एसेट की फुल लाइफ टाइम के लिए नहीं होगा. मतलब फॉर एग्जांपल उस मशीन का लाइफ टाइम 10 ईयर्स है, लेकिन मैंने वो मशीन सिर्फ 1 ईयर के लिए ली है. तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है मशीन के एसेट के फुल लाइफ टाइम तक नहीं होते, एसेट के कुछ लाइफ टाइम के लिए होंगे. ये शॉर्ट टर्म लीज होती हैं. इसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो भी एसेट के ऊपर मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी, उस प्रिंटिंग मशीन के ऊपर जो भी कॉस्ट लगेगी वो लेसर, वो मैन्युफैक्चरर देगा, क्योंकि मैं सिर्फ इस एसेट को यूज़ कर रही हूँ और उसके बदले में उसे पेमेंट्स दे रही हूँ और सिर्फ 1 साल के लिए ही इसे यूज़ कर रही हूँ. ठीक है, ये एक कैंसलेबल लीज है. अगर मैं अपनी मंथली पेमेंट्स उस मैन्युफैक्चरर को नहीं देती हूँ तो वो मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकता है, एंड विद इन द ईयर वो चाहे तो इसका रेंट भी इंक्रीज कर सकता है. ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि जब मन चाहे करेगा, ऑब्वियसली दे हैज़ टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, बट ये एक चेंजेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है. इसमें एसेट का जो भी रिस्क होगा वो लेसर ही बियर करेगा, यानी कि जो ओनर ऑफ द एसेट है वो ही बियर करता है.
एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, मैं इस एसेट को परचेज नहीं कर रही हूँ, ये दिस एसेट इज नॉट परचेजेबल, इट विल गो बैक टू द ओनर। ये एक रीन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर 1 साल बाद मुझे लगता है कि मैं अभी भी मशीन परचेज करने की आई डोंट हैव फंड्स टू परचेज द मशीन, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू करवा सकती हूँ। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम सर्विस लीज भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म लीज भी कहते हैं और कैंसिलेबल लीज भी कहते हैं। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिंग लीज बोला जाता है। अब इसको ये और क्लियर हो जाएगा जब हम फाइनेंशियल लीज को समझेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ हाउस। हम एक घर लेते हैं एट लीज, नॉट एट रेंट। जनरली जो बहुत ही लार्जर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत ही बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो जनरली लीज पे ली जाती हैं। तो इस केस में क्या होगा, हमने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लिया है जो कि बहुत बड़े एसेट के लिए है, और ये जनरली लेट्स से 20 ईयर्स 25 ईयर्स की लीज़ है। 25 ईयर्स की लीज़ में हम उस एसेट को यूज़ करेंगे। जो ओनर ऑफ द एसेट है वो मुझे अपनी एसेट यूज़ करने के लिए दे रहा है, मैं उसके बदले में उसे पेमेंट्स दे रही हूँ। एंड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये 25 ईयर्स में जितनी पेमेंट्स उसे चली जाएगी, एट द एंड ऑफ दैट वो एसेट मेरी हो जाएगी। एट द एंड ऑफ दैट लीज पीरियड, वो जो एसेट है, वो जो प्रॉपर्टी है, वो लेसी की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 25 ईयर्स में इतनी पेमेंट्स कर चुका है, विच इज़ द वैल्यू ऑफ द एसेट। गॉट इट? तो बेसिकली फाइनेंशियल लीज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए होते हैं, और जनरली ये जो होते हैं एसेट की फुल लाइफ टाइम को ऑलमोस्ट कवर कर लेते हैं। 25 ईयर्स तक, 25 ईयर्स के बाद वो हाउस की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी, या इट इज़ नॉट अ न्यू हाउस इन टर्म्स ऑफ कि उसे दोबारा से लीज पे नहीं डाला जा सकता। तो ये लॉन्ग टर्म लीज होते हैं। अब इसमें जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी वो लेसी देगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है, इसमें लेसी ही मेंटेनेंस कॉस्ट देता है। ये कैंसिलेबल लीज नहीं है, बिकॉज दीज आर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जब मर्जी आप चाहे इस लीज को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। ये नॉट चेंजेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसमें एसेट का कोई भी रिस्क होगा तो लेसी ही बियर करेगा। एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दिस एसेट इज परचेजेबल। चाहे तो लेसी मना भी कर सकता है, बट जनरली इट इज़ परचेजेबल। ये नॉन रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो इसे हम कैपिटल लीज, लॉन्ग टर्म लीज या नॉन कैंसिलेबल लीज भी कहते हैं। तो बहुत ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीज हैं दोनों, ऑपरेटिंग लीज एंड शॉर्ट टर्म लीज। तो यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है, शॉर्ट टर्म लीज है ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल इज लॉन्ग टर्म लीज। यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट लेसर देगा, वहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट लेसी देगा। ऑपरेटिंग लीज कैंसिलेबल है, चेंजेबल है, फाइनेंशियल लीज कैंसिलेबल नहीं है, चेंजेबल नहीं है। यहाँ पे एसेट का जो रिस्क है वो ही बियर कर रहा है जो मेंटेन कर रहा है, तो बेसिकली लेसर ही है। यहाँ पे रिस्क लेसी के पास है। एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटिंग लीज में एसेट को परचेज नहीं कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल लीज इट इज़ परचेजेबल। क्योंकि ऑपरेटिंग लीज चेंजेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ये रीन्यू किया जा सकता है, बट फाइनेंशियल लीज इज जनरली अ नॉट रीन्यूएबल कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों डिफरेंसेज हैं विद इन द ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज। देन कम्स ऑन द बेसिस ऑफ मेथड, किस तरीके से आपने ये लीज लिया है। देयर आर 3 कैटेगरीज। नंबर 1 डायरेक्ट लीज, नाम से पता चल रहा है आप डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास गए, आप डायरेक्टली ओनर के पास गए कि मुझे तुम्हारी एसेट लीज के लिए चाहिए, तो ये होता है डायरेक्टली सिंपल। देन कम्स सेल एंड लीज बैक। इसमें क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सपोज आई हैव अ मशीन विद मी, मुझे उस मशीन को यूज़ करना है, लेकिन मुझे फंड्स की भी ज़रूरत है। लेट्स से द कॉस्ट ऑफ दैट मशीन इज़ 5 lakhs, लेकिन मुझे आज के टाइम पे फंड्स की भी ज़रूरत है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, मैं अपनी एसेट को यानी कि अपनी मशीन को सेल कर दूंगी किसी कंपनी को, तो मुझे 5 lakhs मिल गए। अब मैं उनसे वही एसेट लीज ले लूँगी, लीज पे ले लूँगी, और मैं उनको मंथली पेमेंट्स दे दूँगी। सो मंथली पेमेंट लेट्स से इट इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट, 10,000 रुपीज़। तो मेरे पास अब 5 लाख रुपीज़ भी आ गए, एंड एट द सेम टाइम मेरे पास एसेट भी आ गई यूज़ करने के लिए। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को सेल एंड लीज बैक कहते हैं। तो द फर्म सेल्स द एसेट दैट इट ओन्स, पहले उसको सेल कर देते हैं, एंड देन इट लीजेस द सेम एसेट्स बैक फ्रॉम द बायर। तो इस केस में बायर को क्या एडवांटेज है, एक तो बायर को एसेट की ओनरशिप मिल गई, उसको भी एसेट यूज़ नहीं करनी है, बट उसके पास एसेट की ओनरशिप आ गई है, एंड एट द सेम टाइम उसे पेमेंट्स भी मिलती रहेंगी। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं सेल एंड लीज बैक। तो ये बेसिकली जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों पार्टीज़ का अपना अपना बेनिफिट होता है। लेसर वाली, वो जो लेसी वाली पार्टी है, उसको ये बेनिफिट मिल गया कि उनके पास फंड्स नहीं थे, तो एसेट बेचने की वजह से उनके पास फंड्स भी आ गए और वो एसेट भी यूज़ कर सकते हैं। और जिसने द पर्सन हु हैज़ परचेज द एसेट, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, लेसर है, उसके पास एसेट की ओनरशिप भी आ गई और उसे मंथली पेमेंट्स भी मिल रही हैं। तो इट्स जनरली विन विन कॉन्ट्रैक्ट। देन कम्स लेवरेज लीज। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक पर्सन है जिसने एक लेट्स से थर्ड पार्टी से लोन लिया और उस लोन से एक एसेट खरीद ली, और अब इस एसेट को लीज कॉन्ट्रैक्ट पे डाल दिया। तो अब इसमें बेनिफिट क्या हुआ,
फॉर एग्जाम्पल मैंने लोन लिया 10 लाख का और उस 10 लाख पे मुझे 1% इंटरेस्ट देना है, तो कितना हो गया 10,000। लेट्स टेक अ लार्जर अमाउंट, लेट्स से मुझे उस लोन पे 10% इंटरेस्ट देना है, तो 10 लाख का 10% हो गया 10,000। तो मैं 10,000 अब इंटरेस्ट बैंक को दे रही हूँ। लेट्स से मैंने बैंक से लोन लिया था और मैंने 10 लाख की एसेट ले ली। अब मैंने एक लीज कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मैंने उनको बोला तुम ये मेरी एसेट यूज़ कर लो, बट बदले में तुम मुझे 12% इंटरेस्ट दोगे। तो वहाँ से मुझे कितना रेंट आ रहा है 12,000 का, और मुझे बैंक को कितना देना है 10,000 का। तो बिना अपने पैसे इन्वेस्ट किए मेरे पास 2,000 का प्रॉफिट आ रहा है। इसे हम बोलते हैं लेवरेज लीज। तो इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है जिसे हम बोलेंगे लेंडर। उसने लोन दिया है किसको, लेसर को। क्यों, क्योंकि उस बंदे ने एसेट को खरीदा है लोन से और उसने अपनी ये ओन्ड एसेट किसी दूसरे पर्सन को यूज़ करने के लिए दी है, तो वो हो गया लेसर। तो लेसर यहाँ पे बेसिकली बोरोवर है। तो बोरोवर है, उसने एसेट को लोन पे लिया हुआ है, वो लोन की इंटरेस्ट पेमेंट्स दे रहा है एंड एट द सेम टाइम उस एसेट को लीज पे भी दे रहा है और वहाँ से रेंटल पेमेंट्स दे रहा है, और जो इसका गैप है वो उसकी इनकम है। इसे हम बोलते हैं लेवरेज्ड लीज कॉन्सेप्ट। इस तरीके की चीज़ें चलती हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में, फाइनेंशियल वर्ल्ड में ये चीज़ें बहुत कॉमन है। दीज आर सर्टेन वेज ऑफ अर्निंग द मनी, हाउ यू रोटेट द मनी एंड यू अर्न मनी फ्रॉम मनी। तो ये तरीके होते हैं ऑफ द लीज कॉन्ट्रैक्ट। ऑल राइट, सो एडवांटेजेस क्या हैं लेसर के लिए, लेसी के लिए। पहले लेसर की बात करते हैं। लेसर को प्रॉफिट्स मिलते हैं। जनरली जो लीज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इस पर इंटरेस्ट इनकम्स या रेंट एंड रॉयल्टीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं डेप्रिसिएशन के, क्योंकि जो भी एसेट की मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है आप उसको अपने एक्सपेंसेस में डालते हैं और इससे आपका प्रॉफिट कम होता है और आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। एंड ऑपरेटिंग लीज के कॉन्ट्रैक्ट में ओनरशिप इवेंचुअली आपके पास ही रहती है। फॉर लेसी क्या बेनिफिट्स हैं, उसका कैपिटल बचता है, उसे बहुत ज़्यादा फंड एक एसेट में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ही कैन टेक द एसेट ऑन लीज। फ्लेक्सिबल और कन्वीनियंस मेथड है। लिक्विडिटी इंप्रूव होती है। लिक्विडिटी का मतलब आपका फंड आपके पास ही रहता है। ऑब्सोलेंस का रिस्क नहीं है। अगर आपने एसेट 5 ईयर्स के लिए लीज की है तो अगर 5 ईयर्स बाद वो एसेट ऑब्सोलीट हो गई है तो आप वापस से लेसर को दे दीजिए, आपके ऊपर उसका रिस्क नहीं है। और ये एक ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग मेथड है। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग मेथड का मतलब क्या होता है, मैंने 5 लाख की एसेट लीज पे ली है, एक तरीके से मैंने 5 लाख का लोन लिया हुआ है, लेकिन इसको मैं अपनी बैलेंस शीट में नहीं दिखाऊंगी। इट्स अ लीज कॉन्ट्रैक्ट। इसमें अपनी एसेट को भी नहीं दिखाऊंगी बैलेंस शीट पे। क्यों, क्योंकि मैं एसेट को ओन ही नहीं करती हूँ, तो वो मेरी बैलेंस शीट में भी नहीं आएगी। मेरी बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ उस एसेट को यूज़ करने का रेंट जाएगा, दैट्स ऑल। तो ये एक ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग मेथड है विच इज़ गुड इन अ सर्टन वे। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं लेसर और लेसी के लिए। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लेसर के ऊपर क्या रिस्क है, रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस। 5 साल बाद जब उसे अपनी एसेट हो सकता है वापस मिले तो वो एसेट ऑब्सोलीट हो चुकी हो और उसी किसी काम की ना हो। प्राइस लेवल चेंजेस होते हैं ओवर द ईयर्स। हो सकता है उस लेट्स टेक इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लीज जिसमें लॉन्ग टर्म लीज होती है, हो सकता है ओवर द ईयर्स उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए एसेट की, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल लीज कॉन्ट्रैक्ट नॉन चेंजेबल होते हैं आप कुछ नहीं कर सकते। और ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। फाइनेंशियल लीज जनरली जो लीज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो जनरली 1 ईयर या 5 ईयर्स के स्पैन में जाते हैं, तो इसमें आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है। लेसी के लिए बात करें तो लेसी के लिए क्या डिसएडवांटेजेस हैं, हाई कॉस्ट। हाँ, आपका कैपिटल ज़रूर बच रहा है, लेकिन जो आप रेंट देते हो फॉर लीज कॉन्ट्रैक्ट्स वो जनरली हायर होती हैं। एट द टाइम जो एसेट की जो मेंटेनेंस है वो सब लेसर के पास ही रहती है, बट ऐसा भी हो सकता है कि लेसर उस एसेट को ज़्यादा मेंटेन ना करे। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेसर उस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर सकता है। ऑपरेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में लेसर कोई नई कंडीशंस लेके आ सकता है, तो रिस्क हमेशा रहेगा विद द लेसर। आप एसेट में कोई भी ऑल्ट्रेशंस नहीं कर सकते बिकॉज यू आर नॉट द ओनर। एंड अगर आप रेंट टाइम पे नहीं करते हैं और आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है तो आपके ऊपर पेनल्टीज भी लग सकती हैं। सो दीज आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ अ लेसर एंड अ लेसी इन अ लीज कॉन्ट्रैक्ट। सो दैट्स अबाउट इट। ये सब था लीज के बारे में। सो आई होप यू अंडरस्टूड लीज कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट्स, लीज कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टीज कौन सी होती हैं, और बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस क्या है लीज कॉन्ट्रैक्ट के। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉल्ड loan syndication. So I hope you've learned something new. I hope you have guys understood the videos. If you like the video, do comment, and till then keep learning. Thank you so much.